हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांड की जो सामान्य अवधारणा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक काम्ते दवफन, याद रखिएगा, काम्ते दवफन के द्वारा 1749 में किया गया था। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी 1754-55 में ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लास ने संशोधित किया। यह सिद्धांत निहारिका परिकल्पना के नाम से जानी जाती है। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो वर्गों में, पहला एक तारक या अद्वैतवादी संकल्पना तथा दूसरा द्वैत तारक या द्वैतवादी संकल्पना में विभाजित किया गया है। अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कांट की वायव्य राशि परिकल्पना तथा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना अधिक प्रसिद्ध हुई थी। द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन तथा मोल्टान की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स एवं सर हैरोल्ड जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना, एच.एन. रसेल का द्वैत तारक सिद्धांत आदि प्रमुख है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत विस्तारवादी या महाविस्फोट सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन, याद रखिएगा, जॉर्ज लेमेत्यर ने वर्ष 1927 में किया था। 1949 में फ्रेड होयल के द्वारा बिग बैंग नाम दिया गया। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। वह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं संघन बिंदु पर आज से 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु में आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसके पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गया। यह पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सी के रूप में दृश्य है। गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। अवलोकनीय ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 से 200 अरब गैलेक्सी है। याद रखिएगा, प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। हालांकि यह संख्या अधिक भी हो सकती है। हमारी जो गैलेक्सी है, याद रखिएगा, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, उसे मंदाकिनी या आकाश गंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। हमारी आकाश गंगा में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। गैलेक्सी अनेक प्रकार आकार में जो है दृश्य होती है, जैसे अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित आकार इत्यादि में। एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट की आकाश गंगा है, जो हमारी आकाश गंगा से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसे मेसियर 31 भी कहा जाता है। 2005 में, याद रखिएगा, 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाश गंगा के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं पर विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य जो है पेश किए कि आकाश गंगा का आकार दंड सजित सर्पिलाकार है। याद रखिएगा, किस तरह का है? सर्पिलाकार है। तारों का निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम की संगठक निहारिकाओं से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से गैस और धूल के बादलों का गोले के आकार में संगठन, गति, उच्च ताप, संलयन अभिक्रिया एक तारे के निर्माण के कारक है। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम यानी प्रारंभिक अवस्था में प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। तत्पश्चात तारा विकास की मुख्य अवस्था में प्रवेश करता है। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 9 या 10 बिलियन वर्ष तक रहता है। इसके पश्चात तारे का हाइड्रोजन ईंधन विनष्ट होने लगता है और वह मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। सूर्य के आकार 1 सोलर मास के तारे की अवधि लगभग 9 या 10 बिलियन वर्ष होती है। तारा जितना बड़ा होता जाएगा, जीवन अवधि उतनी कम होती जाएगी। सूर्य से 100 गुना या अधिक बड़े तारे जिसकी सतह का तापमान 30,000 केल्विन से भी अधिक हो, इसकी अवधि सिर्फ कुछ मिलियन वर्ष ही होती है। विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर एक तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है और वह ठंडा होता है और उसकी चमक कम हो जाती है। इस स्थिति को
रेड गैंट यानी रक्त दानव या छोटा तारा या सुपर रक्त दानव यानी बड़ा तारा कहते हैं। इसके पश्चात हीलियम कार्बन में और कार्बन अन्य भारी पदार्थों यथा लोहा आदि में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। याद रखिएगा, रक्त दानव या सुपर रक्त दानव अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं कृष्ण वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है, कृष्ण वीवर, ब्लैक होल में से कोई एक प्राप्त करता है। इन 3 अवस्थाओं में से कोई एक को प्राप्त करता है, जिसका विवरण इस प्रकार है। किस प्रकार? पहला जो प्रकार है, सूर्य सदृश छोटे तारे। रक्त दानव अवस्था के पश्चात नोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष सौरिक द्रव्यमान के 1.44 गुने की सीमा के अंदर होगा तो तारा श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। 1.44 सौरिक द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। दूसरा है मध्यम आकार के तारे। सुपर रक्त दानव अवस्था के पश्चात सुपरनोवा विस्फोट के बाद अवशेष 1.44 सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहने वाले तारे न्यूट्रॉन तारे अथवा पल्सर के रूप में परिवर्तित हो जाने की संभावना रखते हैं। तीसरा है बड़े आकार के तारे। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले तारे कृष्ण वीवर या ब्लैक होल में परिवर्तित होते हैं। भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और उसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण वीवर या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। याद रखिएगा, 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। यह पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य है, सन है, इसके 8 गुने आकार तक के तारे में विस्फोट के पश्चात लगभग 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है और इससे बड़े तारों का अवशेष 1.44 सौरिक द्रव्यमान से अधिक होता है। इन्हीं तारों के ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहां तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई वस्तु भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती है। एस चंद्रशेखर ने जनवरी 1935 में लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक बैठक में अपना मौलिक शोध पत्र प्रस्तुत किया और बताया कि सफेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते। भौतिकी के क्षेत्र में 1983 का नोबेल पुरस्कार डॉक्टर एस चंद्रशेखर एवं W.A. फाउलर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है, अतः सुपरनोवा एक मृत प्राय तारे का विस्फोट अवस्था है। सूर्य हमारी गैलेक्सी की आकाशगंगा के तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा कह सकते हैं कि क्या करता है, गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। गैलेक्टिक केंद्र, याद रखिएगा, गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा लगभग 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। पूर्व में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 1985 ईस्वी में गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 27,700, याद रखिएगा, 27,700 प्रकाश वर्ष दूर माना था। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहलाती है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है जो लगभग 24 दिन से 35 पृथ्वी दिवसों में पूर्ण करता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। याद रखिएगा, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है।
निर्वात में प्रकाश के द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड के गति से 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। याद रखिएगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड के गति से 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में दूरियों का विवरण विभिन्न इकाइयों में इस प्रकार है। एक प्रकाश वर्ष बराबर मीटर में 9.461 मल्टीप्लाई 10⁻15 किलोमीटर में, और 9.461 × 10⁻12 मिलीमीटर में, और आपका 9.461 × 10⁻18 खगोलीय इकाई में, और 63.24 × 10⁻3 मिल में। इसके बाद देखिए इसमें जो माइनस दिया गया इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 5.878 × 10⁻12 मिल है। चंद्रशेखर, देखिए इतना डेटा को याद रखने की जरूरत नहीं है, 2-3 डेटा याद रखिएगा। देखिए जो प्रकाश वर्ष है इसका जो माप है, प्रकाश वर्ष किसके रूप में प्रयोग किया जाता है और प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, और कितनी गति से 1 वर्ष में चलाई गई दूरी जो है प्रकाश वर्ष कहलाती है। ये सभी जो पॉइंट है ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक जो वेग है इसको पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। याद रखिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जो चंद्रशेखर सीमा है, चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते जो फ्री घूमते इलेक्ट्रॉन होते हैं अत्यधिक वेग पाकर क्या करते हैं, नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं, और इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। आकाश में दिखने तारों का एक ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं तथा जिन्हें एक नाम प्रदान किया गया है, तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल है। सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है। याद रखिएगा, ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में चमकता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा के सबसे चमकीले तारों का एक समूह है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है। बीटलग्यूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। बीटलग्यूस ओरियन तारा इस समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग याद रखिएगा, यह पृथ्वी से लगभग कितना 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में सर जॉन हर्शेल ने देखा। 1995 में हबल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचे जाने वाला यह प्रथम चित्र था। तारे उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होती है। याद रखिएगा, और यह क्षितिज पर पूर्व एवं पश्चिम के बिंदुओं से अंतरोध करती है। खगोलीय ध्रुवों के अंशों की संख्या क्षितिज की विषुवत रेखा के अक्षांशों के बराबर होती है। अतः यदि कोई प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो निश्चित ही वह विषुवत रेखा पर है। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता है। पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आप एक बार में पूरी डेटा को एनालिसिस कर पाएं। तो देखिए, जो बुध ग्रह है इसका द्रव्यमान कितना है आप देख सकते हैं। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन सब के द्रव्यमान, व्यास, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन की अवधि, दिन की अवधि, सूर्य से दूरी, उपसौर, अपसौर, कक्षीय अवधि, मध्य तापमान, उपग्रह, वलय। देखिए यहाँ पे जो अपसौर और उपसौर है इसके बारे में आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पर आधारित पहला प्रश्न जो है, और याद रखिएगा यहाँ पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। देखिए, पहला तो उपसौर या अपसौर क्या होता है और कब कब होता है, यह घटना कब कब घटती है, यह ध्यान रखना है। और किस ग्रह में जो है वलय है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे
4 में वलय है दिया गया है, जो कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में वलय का नहीं पाया गया, दिया गया है। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनमें वलयों की कोई अभी प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन जो 4 है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, इनमें जो है वलय पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। देखिए, आपको बताना है कि महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ब्रह्मांड के उत्पत्ति से, बी ऑप्शन। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी जो है ब्रह्मांड के उत्पत्ति, आकाश गंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्यर ने 1927 में किया था, जिसे 1949 में फ्रेड होयल ने बिग बैंग नाम दिया। सेकंड प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग जो थ्योरी है, निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? तो आपको मालूम है ब्रह्मांड की, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्ड नंबर है, आकाश गंगा यानी मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। मिल्की वे वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, देखिए गैलेक्सी जो है अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती है, जैसे अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित आकार इत्यादि में। 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाश गंगा के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं और विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए कि आकाश गंगा का आकार दंड सजित सर्पिलाकार है। प्रश्न संख्या 4 है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। याद रखिएगा, गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा औसत 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर कहलाती है। निकटतम विकल्प है सी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि सही होगा। प्रश्न संख्या 5 है, तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग किसका सूचक है? तो तारे का रंग उसके ताप का सूचक है, यानी डी ऑप्शन। देखिए, तारों का रंग उनके ताप, जो टेम्परेचर होता है, तारों का जो रंग होता है उनके टेम्परेचर का सूचक होता है। विभिन्न रंगों के तारों का ताप जो है निम्न प्रकार है। नीला, आप देख सकते हैं कितना से कितना केल्विन इनका टेम्परेचर है, 50,000 से 28,000 के बीच, सॉरी 50,000 से 28,000। ठीक है, नीला श्वेत 28,000 से 10,000, और श्वेत का जो सूचक है या जो टेम्परेचर है 10,000 से 7,500, श्वेत पीत का 7,500 से 6,000, पीत का 6,000 से 4,900, नारंगी का 4,900 से 3,500 केल्विन के बीच, और लाल का 3,500 से 2,000 केल्विन के बीच। प्रश्न संख्या 6 है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। सही जवाब है चंद्रशेखर सीमा, ए ऑप्शन। भारतीय भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी, जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और जिसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण वीवर या श्याम वीवर के रूप में परिवर्तित होते हैं। ध्यान रहे कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। यह पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 सौरिक द्रव्यमान के सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुने आकार तक के तारे में विस्फोट के पश्चात लगभग 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है, और इससे बड़े तारों का अवशेष 1.44 द्रव्यमान से अधिक होता है। इन्हीं तारों के ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहां तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई भी वस्तु इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती है। याद रखिएगा,
7 नंबर है श्याम वीवर होता है। श्याम वीवर होता है, क्या होता है? तो सिमट गया तारा होता है, यानी डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। 8 नंबर है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तो कृष्ण वीवर, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 9 है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण होल या कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। दिए गए विकल्पों में एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत या ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। प्रश्न संख्या 10 ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने। दिए गए विकल्पों में एस चंद्रशेखर ने सर्वप्रथम ब्लैक होल की जानकारी दी थी, याद रखिएगा। 11 नंबर है कथन ए कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कारण कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी जो है बच निकलने नहीं देता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। कैसे? प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या है ब्लैक होल को दूरबीन से प्रत्यक्षतः देखना, या कह सकते हैं जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल इसको दूरबीन से प्रत्यक्षतः देख पाना संभव नहीं है, नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय जो क्षेत्र होता है किसी भी प्रकार के विकिरण यहां तक कि प्रकाश किरणों को भी ये निकलने नहीं देता है। अंतरिक्ष दूरबीनों के द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता उसके आसपास के पिंडों, तारों और गैसों के व्यवहार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया जाता है। 12 नंबर है ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का जो कारण है क्या है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व है, बहुत उच्च घनत्व। प्रश्न संख्या 13 है सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या है बताइए? सही जवाब है एक मृत प्राय तारा है। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त करता है, अतः सुपरनोवा एक मृत प्राय तारे की विस्फोटक अवस्था है। 14 नंबर है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो सही जवाब है 88, बी ऑप्शन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। 15 नंबर है निम्नलिखित में कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो कृष्ण मास्टर, कृष्ण मास्टर नहीं बल्कि कृष्ण वीवर या ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है। क्वासर एक तारावत स्रोत है जो लगभग 2.5 से 13 अरब प्रकाश वर्ष के दूरी पर स्थित है। कुछ इससे भी अधिक दूरी पर स्थित है। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इनसे आने वाली रेडियो तरंगों में इनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। और इसी प्रकार पल्सर जो है एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता रहता है। 16 नंबर है निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? निम्नांकित में से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। वह है आपका ब्रिटल स्टार, बी ऑप्शन। पल्सर, क्वासर और ब्लैक होल तो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जबकि ब्रिटल स्टार जो है इसका संबंध एनिमेलिया जगत यानी एनिमेलिया जगत, इकानोडर्मेटा संघ तथा ऑफिरो, याद रखिएगा ऑफिरोइडिया वर्ग से है। जो समुद्री जीव सी स्टार के समान है, ये दोनों ही समुद्री सतह पर रेंग कर चलने वाली समुद्री जीव हैं, जिन्हें मछली के समीप जो है माना जा सकता है, या कह सकते हैं कि मछली के आकार के ये होते हैं, मछली जैसे। और ब्रिटल स्टार का संबंध जो है अंतरिक्ष से ना होकर समुद्र से है, याद रखिएगा। 17 नंबर है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का जो समूह है क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित स्टारों का जो समूह है कहलाता है नक्षत्र, बी ऑप्शन। क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों का समूह, ऐसे समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं, जिन्हें एक नाम प्रदान किया गया है, तारामंडल या नक्षत्र कहलाता है।
18 नंबर है, हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का क्या नाम है? हबल अंतरिक्ष, जो हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप है, इसने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी। उस तारे का नाम है बीटलग्यूस। बीटलग्यूस। बीटलग्यूस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में सर जॉन हार्सेल ने, किसने? सर जॉन हार्सेल 1836 ईस्वी में देखा। 1995 में हबल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचे जाने वाला यह प्रथम चित्र था। याद रखिएगा। 19 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं है। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है। बताइए, पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को क्या दिखाई पड़ेगा? उनकी जो देखने की जो चीजें हैं, जैसे आकाश क्या स्याह काला दिखाई देगा? क्या तारे टिमटिमाते हुए उन्हें दिखाई देंगे? क्या अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक होता हुआ प्रतीत होगा? आपको बताना है इनमें से क्या क्या सही है। इसका सही जवाब होगा, देखिए, पहला और दूसरा, यानी तीसरा छोड़कर पहला और दूसरा आपका बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश के काला दिखने या तारे टिमटिमाते न दिखाई पड़ने का कारण वायुमंडल हीनता है, यानी वायुमंडल नहीं है। अंतरिक्ष यान के बाहर यानी बाह्य आकाश का तापमान लगभग 3 डिग्री केल्विन यानी -270 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो पृथ्वी तल के ताप से बहुत कम है। इसलिए कथन तीसरा जो है असत्य है। प्रश्न संख्या 20 है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका सही जवाब होगा, बताइए, दूरी की। मैंने बोला था कि जो प्रकाश वर्ष है इसका संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? ठीक है, तो 2-3 चीजें जो है प्रकाश वर्ष से संबंधित आपको याद रखना है। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। देखिए, लाइट ईयर जो है वह दूरी होती है जो निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की जाती है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रश्न संख्या 21 है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई है वह है आपका प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश के द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। 22 नंबर, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। तारे उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाते दिखाई देते हैं। उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं तथा खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी के विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होती है और यह क्षितिज पर पूर्व एवं पश्चिम के बिंदुओं से अंतरोध करती है। खगोलीय ध्रुवों के अंशों की संख्या क्षितिज की विषुवत रेखा के जो अक्षांशों हैं इनके बराबर होती है। यदि कोई प्रेक्षक या ऑब्जर्वर तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो वह निश्चित ही विषुवत रेखा पर है। 23 नंबर है, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसने अपने गांव जाना था और जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब बताइए। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा, ध्रुव तारों को, जो ध्रुव तारे हैं इसको वो अपनी बाई ओर रखकर चलेगा तो अपने गंतव्य तक ये पहुंच जाएगा, यानी सी ऑप्शन। ध्रुव तारा उत्तर के दिशा में चमकता है और अतः जो कह सकते हैं कि ध्रुव तारा जो नॉर्थ में चमकता है, अतः पूर्व की ओर उसे जाना है तो ध्रुव तारे को वो अपने बाई ओर रखकर चलेगा तो वो जो है क्या करेगा, अपने गंतव्य यानी पूर्व की ओर जो उसका घर है
वहां पे पहुंच जाएगा। तो याद रखिएगा मेन पॉइंट जो इसमें है, ध्रुव तारा कहां पर चमकते हैं, किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में। प्रश्न संख्या 24 है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। ध्रुव तारे का जो संकेत है सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। 25, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा अंतरिक्ष शब्दावली नहीं है। सही जवाब है बाइट। बाइट का संबंध देखिए अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। बाइट कंप्यूटर प्रणालियों में 8 द्विधारी अंकों वाली इकाई होती है। अधिकांश कंप्यूटरों में इसका प्रयोग अक्षरों, संख्याओं और प्रतीक चिन्हों को प्रदर्शित करने में किया जाता है। शेष सभी का संबंध अंतरिक्ष से है। 26 नंबर, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं, तो ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध के संदर्भ में। याद रखिएगा देखिए जो इवेंट होराइजन है यह एक ऐसी सीमा या बाउंड्री है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है। इसी सीमा के अंदर किसी भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं है। सिंगुलैरिटी देखिए सिंगुलैरिटी जो है यह अंतरिक्ष काल यानी स्पेस टाइम में एक ऐसा स्थल है जहां किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। स्ट्रिंग थियरी, इसमें सभी पदार्थों और बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपयमान स्ट्रिंग पदों में की जाती है। और स्टैंडर्ड मॉडल जो है स्टैंडर्ड मॉडल कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 विद्युत चुंबकीय, दुर्बल एवं प्रबल की व्याख्या की जाती है तथा सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है। याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में सौर मंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।